देखो, आप सभी को पता है कि 24 मई 2026 को यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट कराया था। प्रीलिम्स का जो उसने पेपर दिया उसमें बहुत अपसेट क्वेश्चन पूछे, सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन पूछे। जो मेंस में एथिक्स वगैरह का सिलेबस है उसको प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा। तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ। जो भी कोचिंग वाले हैं उनकी जब दाल गलाई नहीं गली तो बहुत सारी वीडियोस बनाए और वीडियोस बना के यूपीएससी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और बच्चों के बीच में, एस्पिरेंट के बीच में अपनी एक ऐसी इमेज को दिखाया कि हम आपके बहुत चहेते हैं और हम आपकी बड़ी चिंता करते हैं और आपके साथ गलत हुआ है और ऐसा सिलेबस, ऐसे क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। और बहुत सारी वीडियोस बनी और बनने के बाद फिर धीरे धीरे जब मामला हल्का शांत होने लगा और ये हुआ कि भाई यूपीएससी ने भी कुछ ट्वीट वगैरह किया और बोला कि नहीं, हम तो ठीक है, इसको देखते हैं, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं उसको हम सही करेंगे, ऐसे करके उन्होंने बात को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब मेंस की बारी आई, मेंस के फॉर्म निकले, अब उन्हें पता था कि अपनी मार्केट भी चलानी है। तो फिर मेंस में आंसर कैसे लिखें, एथिक्स की फ्री क्लासेस ले लो और अब डेली आंसर राइटिंग आपको करना है। ठीक है, कुछ लोग तो निकलेंगे ही, हर साल निकलते हैं, ऐसी करके ऐसी बातें बनाई गई। और उसके बाद अभी 30 जून को यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट होता है, जो एनटीए कराता है, जो नीट का पेपर कराता है, जो सीयूटी का पेपर कराता है। उसने नेट में क्या किया, जो सोशोलॉजी का पेपर होता है इनका, जिसको करके बच्चे जेआरएफ और नेट ये सारी चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया पेपर में। जो उनके थिंकर के नाम है उसको गलत लिख रहा है। अब इसमें बहुत सारे जो टीचर हैं उन्होंने थोड़ी बहुत बात करी है, कुछ बहुत जेन्युइन टीचर भी हैं जिन्होंने एक लेवल पे आवाज़ उठाई है, बट उन्होंने बच्चों को ऐसा नहीं कहा है कि आप ये कर दो और आप बिल्कुल एकदम अगेंस्ट ही चले जाओ। ठीक है, प्रॉब्लम है, गलती हो रही है, एनटीए बहुत सारी गलती कर रहा है, आप सभी को पता है। नीट वगैरह में, री नीट में कैसे सब चीज़ें किस तरह मैनेज करी गई हैं। अब यहाँ पे जो मेन समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि एनटीए क्या कर रहा है। बोला है कि ठीक है, अगर हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है या हमने इंग्लिश जैसे पेपर में रिपीटिशन 70% क्वेश्चंस का कर दिया है, तो आप ऐसा करो, जितने भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप 200 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे दो और बताओ कि इन इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप चाहते हो कि एनटीए उसको रिवैल्यूएट करे, देखे, अपनी ही गलती को देखे, तो आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि अगर 50% पेपर आपने ऐसा बना दिया तो मतलब 10-15 हज़ार रुपये तो बच्चे के सिर्फ इसमें चले जाएंगे कि जो आपने गलती की है आप उसको देखो, उसके लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। मतलब ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इसके पहले भी 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, बहुत सारा पैसा बच्चों ने पैसे दिए हैं एनटीए को कि वो अपने क्वेश्चंस को रिवैल्यूएट करे, अपनी ही गलतियों को सही करे, बट एनटीए ने उन क्वेश्चंस को ड्रॉप किया है। क्या किया है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और शायद उन्होंने उन क्वेश्चंस को ड्रॉप भी नहीं किया है जो क्वेश्चंस गलत थे, और इस बार फिर ऐसे किया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो एनटीए में लोग बैठे हैं, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं या उनकी फैमिली नहीं है, या क्या मतलब ऐसा है, या उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। कि कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, सीरियस है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिनके पास पैसों की कमी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कैसे भी करके अपना एक स्टेटस इम्प्रूव हो जाए और एक सेटल्ड लाइफ में चले जाएं। उसके लिए वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन जो शब्द है उसकी जो मीनिंग है उसको बहुत डिटोरिएट कर दिया गया है कि हम आपसे कुछ भी पूछेंगे, आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, तो उसी को हम कंपटीशन का नाम दे रहे हैं। कंपटीशन एक हेल्दी होना चाहिए कि आपने जो सिलेबस इतना बड़ा दिया है वो सिलेबस को बच्चा पढ़ता है, उसके हिसाब से बहुत सारी किताबें हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे टीचर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज पढ़ाते हैं, उसमें 6 महीने 8 महीने का समय लगता है, बच्चा रेगुलर क्लासेस करता है, किन कंडीशन में वो क्लासेस करता है, कैसे कमरे में रहता है, कैसे ट्रैवल करता है, कैसे बुक्स कॉपी ख़रीदता है, कैसे उस कोर्स की फ़ीस को वो मैनेज करता है, अपने खर्चे, अपनी बीमारी, अपनी हेल्थ, अपने पेरेंट्स की समस्याएं, उसकी खुद की समस्याएं, एज बढ़ने की समस्याएं और एज के साथ सिलेक्शन ना होने की समस्याएं। तो इन सारी चीज़ों
को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, इसी वजह से आप इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। अब यहाँ पे वही यूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होते हुए दिख रहा है कि आपने कोई भी टॉपिक दे दिया है, कुछ भी पूछ रहे हो जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे भी वही लक बेस्ड वाला फैक्टर आ गया है। अब यूपीएससी में क्या है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, मेंस में 9 पेपर हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो मान लीजिए कि प्रीलिम्स में बहुत सारे लोगों का तुक्का लगा होगा और वो लक बेसिस पे 26 वाले प्रीलिम्स में निकल चुके होंगे और वो मेंस की तैयारी करेंगे। अभी भी लोगों को उम्मीद है कि चलिए प्रीलिम्स में जो गलतियां हुई हैं वो मेंस में नहीं करेगा यूपीएससी, और मेंस में एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों को मेंस के पेपर मिलेंगे। और उसमें लक फैक्टर वैसे पॉसिबल का जो मेंस इवैल्यूएशन होता है, लेकिन आंसर राइटिंग जो आंसर चेक होते हैं मेंस में, उसका भी कुछ आइडिया नहीं है, ना तो यूपीएससी ने आज तक कुछ बताया है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है दोनों चीज़ों को कंपेयर करने का, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब पेपर ले रही है तब उसका ये हाल है, इस तरह के क्वेश्चन बना रही है। इसमें एक चीज़ पॉजिटिव ये हुई है कि कोचिंग वाले जो रायता फैला रखे थे, जो अननेसेसरी का मेंटोरशिप और गाइडेंस और ये सारी चीज़ें कर रखे थे, इसको आपने ख़त्म किया है। हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो, इस वजह से आपने इस तरह का पेपर बनाया जो किसी को समझ में ना आए, जिसका कोई लॉजिक ना हो और उसमें कोचिंग वालों की मार्केट ख़राब हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कोचिंग वाले स्टार्टिंग से ही जो फेयर है उसी को सेल करते हैं, जो डर भरा हुआ है लोगों के अंदर उसी को वो एक तरफ से मोनेटाइज कर देते हैं, उसी को वो अपने कोर्सेज़ में इजी करके दिखाते हैं और उन्हीं कोर्सेज़ को बेचते हैं। तो इस तरह का जो आपने पेपर बना दिया है, अब कोचिंग वालों को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि नहीं देखिए हम ही आपको बताएंगे कि इसको भी कैसे डील करना है। इवन ये चीज़ शुरू भी हो गई है, बहुत सारे यूट्यूब में आपको कंटेंट मिलेगा कि 26 में ये हुआ तो अब अगले 26 के लिए कैसे करना है। मतलब उन्हें बीते 15-20 दिनों में एकदम से सब कुछ पता चल गया कि यूपीएससी ने ये चेंजेस किए हैं और मुझे ये चेंजेस करना है और बच्चे को ये चेंजेस करना है, आइए ये कोर्स ख़रीद लीजिए और 2027 के लिए आप फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे और मैं बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करूँगा जैसे यूपीएससी चाहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एस्पिरेंट को भी समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जब तक हम बिल्कुल ब्लाइंड होके इन लोगों के कोर्स खरीदेंगे, इन लोगों के कोचिंग में जाके बैठेंगे, मतलब अगर इतने बड़े एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको रिसोर्सेज चाहिए तो उसके और भी तरीके हैं, बट पूरी तरीके से ये जो फाउंडेशन का नाटक चलता है इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरी चीज़, वापस से एनटीए पे आते हैं, तो मैं एनटीए के लिए बोल चुका हूँ कि अब वही है कि अगर उसकी गलतियाँ उसको बताने हैं, आपको बताना है कि नहीं आपने ये गलती की है, तो जितनी गलती हैं, मतलब जितने क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के लिए आप 200 रुपये तैयार रखिए। और ऐसा नहीं कि आप ही तैयार रखिए, बहुत सारे बच्चे करेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप ही गलती करो, आपकी गलती को बताने के लिए हम आपको पैसे दें। आपने 1000 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये तक एनटीए फॉर्म अपनी फ़ीस लेता है, वो कम है जो आप इस तरह की गलती करने के बाद इवैल्यूएशन के नाम पे पैसे मांग रहे हो? और उसका आप करोगे क्या, इवैल्यूएशन करोगे या नहीं? और अगर आपने इवैल्यूएशन कर भी दिया तो जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था जेआरएफ के लिए या फिर उनकी एज हो रही थी, उनके लिए आप क्या करोगे? या जिन बच्चे ने 6 महीने 8 महीने दिया है उनके लिए आप क्या करोगे? क्या आप री एग्ज़ाम कराओगे? क्या फिर से आप इतना तमाशा खड़ा करोगे? अगर आपको री एग्ज़ाम कराना पड़ा तो फिर जो आपकी इसी साल में दूसरा आपको पेपर, क्योंकि आप साल में 2 बार पेपर कराते हो, आप दिसंबर 26 के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या करोगे? मतलब बिल्कुल आँख में आप लोगों ने पट्टी लगा लिया है कि हम कुछ देखेंगे ही नहीं, आप गलत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपके खिलाफ विरोध हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, आपको ऑनलाइन कहा जा रहा है, आप बिल्कुल बेशर्म हो चुके हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप किसी को सीरियस ले ही नहीं रहे हो। ये मत करो, कंडीशन बहुत ख़राब है बच्चों की, बहुत सारी परेशानियां हैं। अब वो सारी परेशानियां आपको नहीं बताई जा सकती हैं या आप नहीं समझ सकते। जब आपको सिलेबस से पूछना ही नहीं है तो आप इतना बड़ा सिलेबस क्यों दे रहे हो? आप बोल दो कि रैंडम पढ़ के आओ, आप भी जस्टिफाई कर लोगे अपने आप को, लेकिन आपको तो जस्टिफाई करना नहीं है। आपको जस्टिफिकेशन भी अगर देना है अपनी गलतियों का, जो कि देना नहीं चाहिए, इवन गलती ही नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी हम आपको पैसे पे करें?
तब आप देखोगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है। ये शर्म की बात है। कोई बच्चा अपना 5वां अटेम्प्ट दे रहा है, 6ठा अटेम्प्ट दे रहा है। 6ठे अटेम्प्ट का मतलब 3 साल में 2 पेपर आप लेते हो। आप उसकी मेंटल लेवल, आप उसकी कंडीशंस पे जाके कि जो बच्चा 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन होगी इस तरह के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ कोई तो ऐसा होगा सरकार में जो बात सुनेगा, बात रखेगा, जिसके पास पावर है। कोई भी हो सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर की हम क्या ही बात करें, कोई भी हो सकता है।